हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र में अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में पढ़ रहे थे पीछे, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। एक मिनट, इसको रोक लॉक कर दूं। शिक्षण सहायक सामग्री क्या में क्या प्रयोग होता है, ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग को शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक व भागीदारिता को सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। जैसे शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि जो टीचिंग मेथड है अपना, उसको ईजी, आसान बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और बच्चों को बच्चा एक्टिव रूप से उसमें भाग ले। जब बच्चे को समझ में आता है तो एक्टिव रूप से बच्चा उसमें भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक, फिर उसके आगे अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में क्या है, सहायक है, निरर्थक है, बाधक, अनुपयोगी है। तो क्या है, जो कार्टून होता है जिससे बच्चा अट्रैक्ट होगा, तो बच्चा अट्रैक्ट होगा, कार्टून देख के उसको अच्छा लगेगा, तो उसके सहायता से बच्चा एक्टिव रूप से पढ़ेगा, तो यानी बच्चे के लिए सहायक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहायक वाला सही हो जाएगा। निरर्थक तो होगा ही नहीं कार्टून, के बच्चे के लिए उपयोगी है। बाधक भी नहीं होगा क्योंकि बच्चा कार्टून में एक्टिव रूप से भाग लेता है। अनुपयोगी भी नहीं होगा, ये हो गया, हट गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा है, बाल साहित्य, कंप्यूटर, समाचार पत्र, टेलीविज़न। तो इसमें क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा, तो बच्चा प्राथमिक स्तर पर क्या, बाल साहित्य ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमेशा एक बात बता दें, बाल साहित्य जहाँ पे दिया हो वो पॉजिटिव आंसर माना जाता है। अगर बाल साहित्य पॉजिटिव आंसर पूछा गया है तो, और क्या बोलते हैं, बाल साहित्य दिया गया है तो उसको आप सही मानेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं दृश्य सामग्री से क्वेश्चन। दृश्य सामग्री में क्या आएगा, श्यामपट हो गया, पाठ्य पुस्तक भी होगा दृश्य सामग्री में, मानचित्र में भी आप सीख सकते हैं, श्यामपट हो गया, चार्ट हो गया। यानी ये सब क्या है, किसके उदाहरण है, दृश्य सामग्री के। फिर श्रव्य सामग्री के क्या हो गया, रेडियो हो गया, एम्पलीफायर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टेप रिकॉर्ड। इससे क्या होगा, हम सुनकर सीख सकते हैं। और दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या हो जाएगा, फिल्म प्रोजेक्टर हो गया आपका, टेलीविज़न हो गया, चलचित्र हो गया, ये चीज़ हो गया। फिर क्रिया सहायक सामग्री, क्रिया सहायक सामग्री यानी बच्चा जब फील्ड में जाकर एक्टिव रूप से खुद पार्टिसिपेट करता है, उसको करता है। तो किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, म्यूजियम में ले जाना, पार्क में ले जाना घुमाने के लिए बच्चों को। फिर आते हैं मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। मूल्यांकन क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करता है। जो शिक्षक होता है छात्र के सीखने की प्रक्रिया और उसके ज्ञान का आकलन करता है, जिसे ही मूल्यांकन कहा जाता है। जब शिक्षक किसी छात्र के सीखने के तरीके के आकलन करता है कि बच्चा कितना सीखा है, कितना नहीं सीख पाया, तो उसकी यह विधि क्या कहलाती है, आकलन कहलाती है, उसे मूल्यांकन कहते हैं। ठीक, आकलन का क्या उद्देश्य होता है, आकलन का उद्देश्य होता है जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है, छात्र के द्वारा कितना सीखा है। मान लीजिए कोई टीचर है, तो आप सभी लोग टीचर हैं, तो छात्र को पढ़ा रहे हैं, तो उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका आकलन करते हैं कि बच्चा कितना सीख पाया, कितना नहीं सीख पाया है। छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए आपने कुछ पढ़ाया तो उसमें से कुछ सीख पाया, कुछ नहीं सीख पाया। जो नहीं सीख पाया तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, उसकी समस्या को जानेंगे, फिर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलता को पहचान कर उनके शिक्षण की विधि को तैयार करना आकलन के तहत कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, आकलन में क्या करते हैं, जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र कितना सीखा है, छात्र की समस्या को दूर करना,
छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचानना, उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। फिर मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन में एक आकलन होता है, एक मापन होता है। ठीक। तो आकलन में यहाँ देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, इसलिए बच्चे का आकलन किया जाता है। मापन में यहाँ देखते हैं कि बच्चे ने कितना प्रतिशत सीखा। आपने कुछ पढ़ाया तो उसका कितना भाग वो सीख चुका है, इसलिए उसके बच्चे का मापन करते हैं। आकलन व मापन दोनों ही मूल्यांकन का हिस्सा है। फिर निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है, जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने के लिए देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, मान लीजिए शिक्षक ने छात्र को कुछ सीखने के लिए दिया, कुछ पढ़ाया, कोई पाठ, अब बच्चा उसमें कितना सीख पाया, कितना नहीं सीख पाया, या उसको उसमें कठिनाई महसूस हुई कि बच्चा सीख नहीं पाता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान है। तो उसके कठिनाई और असफलता का कारण जब हम जान जाएंगे, उसके कठिनाई और समस्या का कारण का पता लगा लेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? निदानात्मक परीक्षण। फिर क्या कहते हैं? उपचारात्मक परीक्षण क्या है? जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहता है। जब बच्चों, मान लिया बच्चा कोई गलती किया तो शिक्षक ने उसका क्या किया? निदान किया, उसकी कमियों को जाना, फिर उसकी कमियों को दूर किया, फिर उसका दोबारा परीक्षण करता है और उसे दोबारा शिक्षण कराता है। फिर उसे क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। मान लीजिए बच्चे में कोई कमी मिली तो क्या हुआ? निदानात्मक परीक्षण। फिर उस कमी को दूर करेगा शिक्षक, तो क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण। ये दोनों में अंतर हो गया। निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि पहले बच्चों के कमियों का पता लगाएंगे, जब कमियाँ पता होंगी तो क्या हुआ? निदानात्मक हो गया। फिर कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, जब कमियों को दूर करेंगे क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण हो गया। ठीक। फिर उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है? इसमें हम लोग देखते हैं कि यह अनुमान लगाया जाता है कि बच्चा कहाँ तक सीख पाया है, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया है, उसके आधार पर भाषा का प्रयोग का किस हद तक उपयोग कर लेता है बच्चा। ठीक है। तो इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य है यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थी ने कितना सीखा है, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया है, आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है। फिर दक्षता परीक्षण आता है। दक्षता परीक्षण कैसे है? इसमें यह जाना जाता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है, यानी बच्चा कितना समझ पाया और कितना नहीं समझ पाया, उसके भाषा कौशल को प्रयोग करने की स्तर क्या है, कितना अच्छे से वो प्रयोग कर सकता है। अभिरुचि परीक्षा। अभिरुचि परीक्षा यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है, यानी रखता है अथवा नहीं। एप्टीट्यूड टेस्ट से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। जो अभिरुचि परीक्षण है, इससे यह पता करते हैं कि बच्चा सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए उसके अंदर रुचि है या नहीं, वो सीखना चाहता है कि नहीं सीखना चाहता है, और वह सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा। इस सब में अंतर का पता लगा लेते हैं। फिर इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो शिक्षार्थी है उसे विषय का पूर्व ज्ञान हो, पहले से उसे विषय के बारे में अच्छे से पता हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन उससे जब शिक्षण दिया जाता है, उसको बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो बस कितना सीख पाया है, कितना नहीं सीख पाया, इसके लिए जरूरी है। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दिया है प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग
की क्षमता का आकलन, उसके लेखन क्षमता का आकलन और उसके बोलने की कुशलता का आकलन। ये हो गया उसकी क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग करने के आकलन, उसके पठन क्षमता का। तो जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का क्या होता है, उसके भाषा प्रयोग के क्षमता का आकलन करते हैं कि बच्चा भाषा के प्रयोग कितना अच्छा से सुगमता से कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। उसके आगे हम लोग देखते हैं मुख्य कौशल क्या हो गया, सुनना और बोलना, यानी मुख्य कौशल यानी प्राइमरी कौशल। तो ये क्या हो जाएगा, बोलना और सुनना। फिर पुनर्बलन क्या होगा, रीएनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। फिर किसके क्या होगा, बोलना और लिखना, क्या हो जाएगा, पुनर्बलन हो गया। फिर बहुभाषिकता क्या है, एनसीएफ को जो है बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। एनसीएफ जो है बहुभाषिकता को साधन मानता है, क्योंकि बच्चे अपनी मदर लैंग्वेज में कई घर से परिवार से बच्चे आते हैं और सब विद्यालय में आने के बाद अपनी मदर लैंग्वेज को ही अधिकतर मातृभाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। तब बच्चा अध्यापक को इसको एक अवसर के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि एक बहुभाषिकता है। इससे क्या है, अध्यापक को भी कई भाषा लैंग्वेज को सीखने में मदद मिलेगी और छात्रों को भी सीखने में मदद मिलेगी। बहुभाषिकता का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे। बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में लिया जाता है। फिर देखते हैं बहुभाषिकता हमारी पहचान भी और हमारी संस्कृति व साहित्य का अंग भी है, अभिन्न अंग भी है। ठीक है, तो बहुभाषिकता क्या है, सभ्यता साहित्य का, ये नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या रखेंगे, सभ्यता और साहित्य का हमारे अंग है। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था। तो यहाँ पे बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, वह इसमें डैश डैश भरना है। क्या भरेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभ्यता, क्योंकि बहुभाषिकता हमारी सभ्यता है, क्योंकि बच्चा मदर लैंग्वेज में सीख के आता है। ये चीज़ हो गया यहाँ पे। ठीक, और संस्कृति क्या है, जो बच्चा अपने संस्कृति के बारे में ही सीखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा लॉक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर दिए, इसका आंसर ये हो गया। तो पाठ्य पुस्तक जो है कई संसाधनों में से एक संसाधन है, ना कि एकमात्र संसाधन है। तो पाठ्य पुस्तक है केवल एकमात्र संसाधन नहीं है, बहुत सारे संसाधन है टीचिंग लर्निंग मटेरियल में से। तो उसमें से एक पाठ्य पुस्तक भी है। और जो पाठ्य पुस्तक क्या है, कैसा होना चाहिए, रंग बिरंगा होना चाहिए, जिससे बच्चे अट्रैक्टिव रूप से उसमें भाग ले सकें और मज़े से पढ़ सकें। जब पुस्तक में कलरफुल होती है, बुक कलरफुल होती है और उसमें तमाम बहुत सारे ढेर सारे फिगर बने होते हैं, तो बच्चा उसको आसानी से समझता है, फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। और बच्चे के भाषा में होनी चाहिए, यानी बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, जिससे बच्चे समझ सकें। और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, कि रट्टू तोता न बने, जिससे बच्चे रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से उनको समझ में आएगा, और बच्चे के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, फिर आइए हम लोग आ जाते हैं त्रिभाषा सूत्र यानी कोठारी आयोग पे। त्रिभाषा सूत्र में देखते हैं कोठारी आयोग के बारे में। कोठारी आयोग ने ही इसकी संकल्पना दी थी। किसने दी थी, कोठारी आयोग ने। योग ने दी थी। फिर कब दी थी इसकी संकल्पना, 1964 से 66 में त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी। इन्होंने कोठारी आयोग ने बताया कि पहली भाषा के रूप में बच्चे की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। जब बच्चे को पढ़ाया जाए तो उसके मदर लैंग्वेज में या उसके लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, जिससे बच्चा आसानी से समझ सके। जब बच्चा विद्यालय आता है तो अपनी मातृभाषा को सीख कर आता है, अपने परिवार की भाषा को या क्षेत्रीय भाषा को सीख के आता है। बच्चा जब विद्यालय तक को आता है कोरा कागज नहीं होता है, बल्कि कई भाषाओं से लैस होता है। फिर द्वितीय भाषा के रूप में इन्होंने माना क्या, हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। पहला लैंग्वेज क्या हुआ, उसके
मदर लैंग्वेज या क्षेत्रीय लैंग्वेज हो गई, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा हो गया। इन दूसरे भाषा में जो हिंदी क्षेत्रीय भाषा है तो उसमें अंग्रेजी हो गया या कोई और भाषा। लेकिन क्या बोलते हैं, अन्य भाषाओं में, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में दूसरी भाषा क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। ये चीज़ कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में बताया। फिर तृतीय भाषा में क्या देखते हैं, प्रत्येक हिंदी भाषा गैर हिंदी भाषा दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया न गया हो। तो ऐसी कोई भाषा जिससे हिंदी भाषा के और गैर हिंदी भाषा के क्षेत्र में अंग्रेजी और हिंदी को छोड़कर कोई ऐसी भाषा पढ़ाया जाए जो उसमें प्रथम और द्वितीय भाषा में उसको न पढ़ाया गया हो। तीसरी लैंग्वेज कोई सिखाया जा सकता है। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में लेते हैं कंटेंट को। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी लगे वीडियो उसको कमेंट करें, अगर अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करें, बुरा लगे तो मतलब जो कमियां हों तो उसको बताएं, जिससे आगे का